गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर। आज की वीडियो क्लास में हम 10वीं क्लास एनसीईआरटी के अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के भाग 6 का अध्ययन करेंगे, जो सामाजिक विज्ञान के भूगोल का पहला चैप्टर है। आज के अध्याय में हम भारत में भू-उपयोग उपयोग का अध्ययन करेंगे। और भारत में भू-उपयोग हम सब जानते हैं कि भू-उपयोग को निर्धारित करने भू-उपयोग या भूमि के उपयोग को निर्धारित करने वाले भूमि के उपयोग को निर्धारित करने वाले प्रमुख रूप से 2 कारक हैं। तो पहला कारक कौन सा है? भौतिक कारक, और दूसरा है मानवीय कारक। पहला भौतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। भौतिक कारकों में कौन कौन से कारक शामिल होते हैं? भौतिक कारकों में भू आकृति, दूसरा है जलवायु, और तीसरा है मृदा का स्वरूप। ये प्रमुख रूप से 3 कारक हैं जो भूमि के उपयोग को निर्धारित करते हैं और जो भौतिक कारकों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला जो कारक है वह है मानवीय कारक। तो मानवीय कारकों में एक तो जनसंख्या घनत्व है, प्रौद्योगिकी है, मानवीय कारकों में जनसंख्या घनत्व, दूसरा प्रौद्योगिकी है। ये प्रमुख रूप से इन मृदा के भारत में मृदा या भूमि के उपयोग को निर्धारित करने वाली है। और जनसंख्या घनत्व जहाँ पर अधिक होगा तो वहाँ पर संस्कृति, अगला कारक होगा इसकी में संस्कृति। हम सभी जानते हैं ये प्रमुख रूप से भूमि के उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस कुल भौगोलिक भाग के केवल 93% भाग का भूमि उपयोग के आंकड़े ही उपलब्ध है। अब आप सोच रहे हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 60% भाग के आंकड़े उपलब्ध क्यों नहीं है? तो इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है उनमें केवल असम को छोड़कर असम के आंकड़े हमारे पास है, छोड़कर अन्य
पूर्वोत्तर राज्यों के भू उपयोग के आंकड़े हमारे पास नहीं है, उपलब्ध नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है तो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है वह पूर्वोत्तर राज्यों में असमान भूमि उपलब्ध होने के कारण वहाँ पर हम प्रॉपर रूप से नहीं कह सकते, वहाँ पर नदियों में बाढ़ या पर्वतीय या पठारी भूमि होने के कारण उस क्षेत्रों का प्रॉपर रूप से हम भूमि उपयोग तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्षेत्रों का भूमि उपयोग वास्तव में क्या है। इस वजह से यहाँ के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा भारत का जो उत्तरी भाग है, भारत का उत्तरी भाग, उसमें पाक अधिकृत कश्मीर जिसे हम POK के नाम से भी जानते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर और अरुणाचल का कुछ भाग है जिसमें चीन अधिकृत भारतीय भूभाग, इन क्षेत्रों के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इन क्षेत्रों के अलावा हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास का जो क्षेत्र है उस आसपास के क्षेत्र में स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। स्थायी चारागाह चारागाह के अंतर्गत भूमि है वह कम हो रही है। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत लगातार भूमि कम हो रही है क्योंकि भारत जैसे देश में पशु जनसंख्या काफी अधिक है और अत्यधिक बढ़ी हुई पशु जनसंख्या के काम में के लिए या उनका पालन पोषण करने के लिए हम जो चारे की उपलब्धता करवाते हैं उसके लिए स्थायी चारागाहों की उपलब्धता भी आवश्यक है। इसके अलावा वर्तमान में पड़ती भूमि के अलावा भी भूमि अनुपजाऊ है। एक तो पड़ती भूमि होती है जहाँ पर खेती नहीं की जाती, पड़ती भूमि के अलावा बंजर भूमि का होना एक भूमि का अन्य उपयोग है। क्या पड़ती भूमि के अलावा हम बंजर भूमि है, इन पड़ती भूमि के अलावा जो अन्य अनुपजाऊ या बंजर भूमि है उस पर हम फसलें उगाने के लिए या कष्टीबद्ध कार्य करने का अगर प्रयास करें यहाँ तो उस पर लागत अत्यधिक आएगी। इसके अलावा भारत का जो कुल सिंचित क्षेत्र है उस कुल सिंचित क्षेत्र के केवल 54% भूभाग पर ही खेती की जा सकती है। अब भारत में जो भूमि उपयोग है उसमें कृषि कार्यों के अंतर्गत राज्यों में भी भिन्नता है। भिन्नता पाई जाती है। जैसे एक तरफ हम देखते हैं हमारा जो राज्य है पंजाब, पंजाब में लगभग 80% भूभाग का उपयोग किया जाता है। वहीं हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो इन क्षेत्रों में मणिपुर, मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर
राज्यों में कृषि कार्यों में केवल 10% भूमि का ही उपयोग किया जा रहा है। तो यह भी एक भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूप है। आगे देखते हैं भूमि का निम्नीकरण। उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। भूमि का तो एक अन्य उपयोग है वन। वनों के अंतर्गत की भूमि का उपयोग किया जाता है। विश्व में लगभग 33% भूभाग पर वन होने आवश्यक है। तो इस आधार पर जो वनों के लिए जो क्षेत्र आरक्षित किया जाता है वह वन भूमि है। उस वन भूमि का भी भू उपयोग में प्रारूप शामिल किया जाता है। वन भूमि के अलावा भूमि का अन्य उपयोग होता है। भूमि का अन्य उपयोग वह उद्योग, सड़क, रेल, परिवहन जैसे कार्यों के लिए भी भूमि का उपयोग होता है। तो ये छोटा सा भूदृश्य था जो भारत में भूमि के उपयोग को दर्शाता है। आगे देखते हैं अगला बिंदु, भूमि का निम्नीकरण। भूमि का निम्नीकरण भूमि का निम्नीकरण पहले तो हम यह समझते हैं निम्नीकरण एवं संरक्षण। पहले यह जानना आवश्यक है भू निम्नीकरण क्या होता है। भू निम्नीकरण का अर्थ है भूमि अथवा मृदा के प्राकृतिक स्वरूप में परिवर्तन। भूमि या मृदा के प्राकृतिक स्वरूप में परिवर्तन जो भौतिक अथवा रासायनिक गुणों में परिवर्तन होने से होता है। तो भूमि है या मृदा है, मृदा के प्राकृतिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया जो किस कारण से होता है। मृदा के भौतिक अथवा रासायनिक गुणों में परिवर्तन होने से होता है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से होता क्या है, भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। अब किसी भी क्षेत्र विशेष पर भूमि की उर्वरता के क्षीण होने को ही हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। भूमि निम्नीकरण कहते हैं। अब हम सब अच्छे से जानते हैं कि भूमि एक ऐसा संसाधन है, मृदा एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हम और हमारे पूर्वज पीढ़ियों से करते आ रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि इस भूमि का उपयोग हमारी आने वाली पीढ़ियां भी करें। किंतु मानव अपने दोहनपूर्ण या विवेकपूर्ण भूमि उपयोग के कारण इस कृषिगत जो उपजाऊ भूमि है उस उपजाऊ भूमि का उपयोग कई अन्य कार्यों में भी करता है, जबकि यही
जो भूमि है यह हमारे जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति करता है। तो इन मूलभूत आवश्यकताओं का 95% भाग जो है मानव मूलभूत आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि द्वारा पूरा किया जाता है। मानव का जो भी प्रिय मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी कपड़ा मकान, उन आवश्यकताओं का लगभग 95% भूभाग, जो 95% भाग है वह भूमि के द्वारा ही पूरा किया जाता है। अब वर्तमान में हो क्या रहा है, मानव क्रियाकलापों के कारण भूमि का निम्नीकरण हो किस वक्त रहा है, मानव क्रियाकलापों के कारण मानव कई प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, औद्योगिक क्रियाकलाप करते हैं। तो इन क्रियाकलापों के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। इसके अलावा जो मानवीय क्रियाकलाप है, वह मानवीय क्रियाकलाप अन्य प्राकृतिक कारकों द्वारा भूमि निम्नीकरण में सहयोग भी करते हैं। कर रहे हैं क्योंकि मानवीय क्रियाकलाप इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, इसकी वजह से प्राकृतिक असंतुलन भी बढ़ रहा है। तो प्राकृतिक कारकों को भी बल मिल जाता है भूमि की उर्वर क्षमता को नष्ट करने में। भारत में इस समय लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि, भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत अवस्था में है। भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वह निम्नीकृत अवस्था में है। इस 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि में भी लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आती है। 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत शामिल है। निम्नीकृत वनों के अंतर्गत शामिल है, जबकि 56% भूमि जल द्वारा अपर्दित है। जल द्वारा अपर्दित है। जल द्वारा अपर्दित है। शेष जो भूमि है वह शेष भूमि भी क्षेत्र भी जो बची हुई शेष भूमि जो है वह शेष भूमि लवणीयता या क्षारीयता की समस्या से ग्रसित है। लवणीय या क्षारीयता की वजह से ग्रसित है। मानव के कुछ क्रियाकलाप है, जैसे वनोन्मूलन, अत्यधिक पशुचारण। मानवीय क्रियाकलाप कौन कौन से? वनोन्मूलन, अति पशुचारण,
खनन जैसी कई ऐसी प्रक्रिया है जिनके कारण भूमि का निम्नीकरण बढ़ता जा रहा है। खनन के उपरांत जो खदान वाले स्थान है वह गहरी खाइयों में तब्दील हो जाते हैं और उस क्षेत्र में कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाता है। तो खनन कार्य के दौरान जो खान क्षेत्र या खनन क्षेत्र होते हैं, खनन क्षेत्रों को खुला ही छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। इस वजह से भारत में छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे क्षेत्रों में भूमि का निम्नीकरण बढ़ गया है, जबकि अत्यधिक वनोन्मूलन एवं अति पशुचारण के कारण राजस्थान है, राजस्थान जैसे कुछ प्रदेश है जहाँ पर ऐसी समस्याएं आ रही है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अब क्षारीयता या अम्लीयता की समस्या हमारा जो पंजाब व राजस्थान, हरियाणा है, इन क्षेत्रों में यह समस्याएं क्रिएट हो रही है, जहाँ पर अत्यधिक सिंचाई के कारण अत्यधिक सिंचाई के कारण डैम की समस्या बढ़ रही है। इस वजह से भी भूमि का निम्नीकरण होता है। डैम की समस्या एक ऐसी समस्या है, किसी क्षेत्र विशेष में अगर अत्यधिक सिंचाई की जाती है तो भूमि की जो ऊपरी परत है, उस ऊपरी परत के नीचे चूने की चट्टानें स्थित है। तो इन चूने की चट्टानों में इन क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई किए जाने के कारण जल की मात्रा इस चूने की चट्टानों के आसपास इकट्ठे हो जाती है और यह चूना घुलने के बाद कैपिलरी रिएक्शन के कारण भूमि की बिल्कुल नीचे वाली परत के पास आकर जम जाता है। तो यह चूने की परत भूमि की बिल्कुल पास वाली उपजाऊ परत के नीचे स्थित हो जाता है। तो यहाँ पर पानी भरने की वजह से दलदल की समस्या क्रिएट हो जाती है और इस वजह से भी भूमि निम्नीकृत हो जाती है। अब भूमि संरक्षण के लिए सबसे अच्छा है शेल्टर बेल्ट या वनों की मात्रा बढ़ाना जहाँ पर क्षारीयता की समस्या है वहाँ पर जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं और जहाँ पर अम्लीयता की समस्या है वहाँ पर हम चूने का प्रयोग करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस